हाथी रहेगा कैसे यहाँ? यानी हमको मारने के लिए, हमको विस्थापित करने के लिए आप लोग हाथी प्रोजेक्ट यहाँ पे लाते हो। दूसरी बात, इनको झांसा देते हैं कि हम आपको गैस देंगे, हम आपको ईडीसी का इस्टेब्लिशमेंट की आम सभा की सम्मति नहीं, इको डेवलपमेंट कमिटियां बनाए, एलपीजी का जो रेट है, पेट्रोल का जो रेट है, ये सब चीजों में इन्होंने यानी महंगाई बढ़ा के दूसरे साइड से ये। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल दमा आपका पुनः हमारे न्यूज़ चैनल पर स्वागत करता हूं और साथियों आज मैं मध्य प्रदेश से काफ़ी दूरस्थ दूरी तय करके मैं छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बॉर्डर पर बसे विधानसभा क्षेत्र ये देवरी और आमसभा विधानसभा क्षेत्र पहुंचा हूं, जहां पर हमारे राष्ट्रीय गुणमानद पार्टी के जो उम्मीदवार हैं माननीय विलास भोगारे जी, उनसे आज हम उनके इस स्थानीय मुद्दों को लेकर के बातें करेंगे कि वे किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएँगे और क्या ऐसी उनकी रणनीति रहेगी जो इस क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के कार्य करेंगी। इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे और उनके विचार जानेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। भोगारी जी, जिस तरीके से देखा जाता है कि आदिवासी को काफ़ी प्राचीन समय से जंगल और ज़मीन का संरक्षक माना जाता है और वे एक संस्कृति के परिचायक भी है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीते कुछ समय से या पहले से ही मान लिया जाए, तो वे केवल एक परंपरा और संस्कृति के बीच में सिमट के रह गए। जो विकास या विकास की मुख्य धारा से उनका जुड़ाव होना था, वो हो नहीं पाया। इसके लिए आप किसे ज़िम्मेदार मानते हैं और क्यों? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आदिवासी जो अलग तरीके से जो जीता है और सभ्यता की जो बात आती है, इस मत पे जो जयपाल सिंह मुंडा जी ने जो बोले थे संविधान सभा में, वही बात को हम दोहरा रहे हैं कि आदिवासी जो कल्चर को फॉलो करता है, वो उसका जो संस्कृति, उसकी जो कल्चर है, वो एकदम परफेक्ट कल्चर है। इस देश को बचाना है, तो आदिवासी जिस लाइफ में जी रहा है, वही लाइफ को पूरे देश ने इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि आदिवासी वाक़ई में सभ्यता और संस्कृति का मुख्य परिचायक रहा है। हुँ। लेकिन विकास की मुख्य धारा से आज भी आदिवासी समाज दूर दिखता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण थोड़ा कुछ अपन कह सकते हैं कि शासन की जो योजनाएँ हैं, गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग अपने लोगों तक पहुँचती नहीं। यानी जिस लेवल पे वो पहुँच जाना चाहिए, जिस ताकत से वो पहुँच जाना चाहिए, वो पहुँचती नहीं। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। जैसा पहुँचाने वाले जो हाथ है, पहुँचाने वाले जो लोग हैं, वो यहाँ है ही नहीं। यानी जो पहुँचाने लायक है, उनको संधि नहीं मिलती। जैसे अपन देखते हैं कि ये आमगाँव देवरी विधानसभा क्षेत्र है। इसमें 90% लोग जो है, 90% जो वोटर्स है, वो वो ट्राइबल्स है। ट्राइबल्स नहीं, 38% ट्राइब्स है, लेकिन 90% जो वोटर है, वो वोटर रूरल एरिया के है, ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र के। क्षेत्र। अब 90% वोटर ग्रामीण क्षेत्र के हैं और 10% वोटर सिर्फ शहरी शहरी क्षेत्र के। क्षेत्र। जब चेहरा दिया जाता है, कोई कांग्रेस का चेहरा हो, कोई भाजपा का चेहरा हो, वो जो चेहरा दिया जाता है, तो वो 10% लोग जो है अर्बन के, वो फाइनल करते हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जो समस्या है, उनकी जो ज़रूरत है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे ये कोर ज़ोन की बात करते हैं। अभी कोर ज़ोन पे कोई बात ही नहीं कर रहा है, बफर ज़ोन पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। ना कांग्रेस अपने एजेंडे में ले रही, ना बीजेपी अपने एजेंडे में ले रही। माइनिंग का जो गणित अभी सामने चल रहा है, उसको किसी ने नहीं ले हाथी अच्छा, प्रोजेक्ट। ये जो कोर ज़ोन है मैं आपको रोकना चाहूँगा। ये कोर ज़ोन के संबंध में आप हमारे दर्शकों को और जो भी जनता सुनेगी, उनको थोड़ा विस्तृत जानकारी दे पाएँगे? क्या है चीज़ें और किस तरह से नुकसानदेह होगा आने वाले समय में? देखो जहाँ तक मैं जो जानता हूँ कोर ज़ोन के बारे में, तो जो इंडिया में इन्होंने जो 1972 का जो वन अधिनियम। वन्यजीव अधिनियम था, उसमें ना 2022 में अमेंडमेंट किए। उस संशोधन के माध्यम से इन्होंने जो भी टाइगर कॉरिडोर थे और टाइगर रिज़र्व थे, उनको लीगल बना लिए। अभी तक वो लीगल नहीं थे, उनको अभी इन्होंने एकदम लीगल बना दिए और 54 पूरे इंडिया में जहाँ-जहाँ ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ पे 54 टाइगर रिज़र्व उन्होंने बना दिए। अभी मैं जहाँ तक मेरी स्टडी के हिसाब से मैं जानता हूँ, टाइगर कॉरिडोर और टाइगर रिज़र्व नहीं थे, उसके पहले 20 साल पहले की परिस्थिति, 40 साल पहले की परिस्थिति, ये नहीं थे, फिर भी उस वक़्त यहाँ पे टाइगर की संख्या अच्छी थी। दूसरी बात पूरे वर्ल्ड का अपन रिसर्च करते, पूरे वर्ल्ड के 40% टाइगर इंडिया में है। 40% टाइगर इंडिया में होने के बावजूद आप टाइगर कॉरिडोर बना रहे हो और वो कॉरिडोर से वहाँ के जो पुराने आदिवासी रहने वाले लोग हैं, उनको विस्थापन करने की भाषा बोल रहे हैं। प्रोजेक्ट यानी गवर्नमेंट के मन से हाथी प्रोजेक्ट बनाने की। अब वो भी बनाने के यानी बनाने की जो मंशा है, उसके बारे में यहाँ का ट्राइबल जो रहता है, उनके 80% लोगों की सम्मति लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी नहीं, वो रूल है। लेकिन उस रूल को भी साइड में रखते हुए इनको झांसा देते हैं कि हम आपको गैस देंगे, हम आपको ईडीसी का इस्टेब्लिशमेंट किए, इको डेवलपमेंट कमिटियाँ बनाए।
ग्राम सभा की सम्मति नहीं, इको डेवलपमेंट कमिटियाँ बनाए, इको डेवलपमेंट कमिटियों के माध्यम से वहाँ पे इन लोगों ने ये प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किए, लॉन्च किए और हाथी प्रोजेक्ट भी वहाँ पे डालने तरीके से मैं समझ पा रहा हूँ कि स्थानीय मुद्दे काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर यस, आदिवासियों की स्थिति को लेकर के और भी अन्य स्थितियों को लेकर के। हाँ, लेकिन जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, यस, तो जब हमारे राज्य में आज से 11 माह पहले विधानसभा चुनाव थे, तो भाजपा ने एक ट्रम्प कार्ड खेला, हाँ, लाडली बहना योजना। महिलाओं को प्रति माह ₹1250 और धीरे-धीरे करके उसकी राशि को बढ़ाया जाएगा। हाँ, सेम वो स्थिति हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है यस, और वही स्थिति हमें महाराष्ट्र में भी देखने को मिली चुनाव से कुछ माह पहले, हाँ, लाड़की बहना योजना जिससे ₹1500 प्रति माह महिलाओं को मिल रहा है। बराबर। तो भाजपा सरकार की इतनी ज़्यादा योजना है जो महिलाओं पे लागू हो रही है या फिर उनको ऐसे चीज़ें जो लोभ-लुभाव उनके वादे हैं या जो उनको मिल रहा है, इन सब चीज़ को आप अपने मुद्दों के माध्यम से दरकिनार कैसे कर पाएँगे? देखो, जो लाडली बहना योजना जो है मध्य प्रदेश में भी आप देख चुके हो, सीजी में भी आप देख चुके हो। लाडली बहन योजना कितने दिन चलती है, तो वो सभी को पता है। और खास करके अभी मीडिया का जो माध्यम है, मीडिया का जो दौर है, तो मीडिया के दौर में लेडीज लोग भी जानते हैं कि लाडली बहना ये इलेक्शन का स्टम्प कार्ड है, इलेक्शन के लिए खेला हुआ ये कार्ड है। इलेक्शन खत्म होते ही ये बंद होने वाला है। लेकिन ये सेम बात मध्य प्रदेश में भी चल रही थी और मध्य प्रदेश में इलेक्शन के बाद में भी योजना चालू है और इसका नतीजा ये रहा कि मध्य प्रदेश में एक तरफ़ा कांग्रेस साफ़ हो गई और भाजपा आ गई, इस योजना से। तो क्या ये महाराष्ट्र में ऐसा हो सकता है या फिर आप ऐसे कुछ मुद्दे लेके जाएँगे, जिससे आप जनता को भाप पाएँगे और उनको साध पाएँगे कि आप मुझे वोट करें? ऐसा कोई कारण? यस, अपन जहाँ तक लाडली बहन की जो बात करते हैं, तो महंगाई का जो दौर देखेंगे, तो लाडली बहन का जो आ रहा है, जैसा अभी अभी ये 5-6 दिन 8 दिन पहले का जो पिक्चर है, बिल्कुल। जो इनको एफिडेविट करना है, स्टैम्प पेपर बनाना है, तो एक स्टैम्प पेपर उनका जो बनेगा, वो स्टैम्प पेपर ₹500 के नीचे स्टैम्प पेपर ही नहीं होता। तो इनको भी जहाँ एफिडेविट देना है, तो एफिडेविट की प्रॉब्लम उनकी इतनी बढ़ गई कि ₹1000 का एफिडेविट करेंगे, तो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं। आज हमारी महिलाएं एफिडेविट ही नहीं कर पा रही। एक एंगल से महिलाओं को संसाधन और ये बाकी महिलाओं के उनके अधिकारों की जो बात करते हो, तो वहाँ वो लोग यानी वो महिलाएं वहाँ पे एफिडेविट नहीं कर पाती। बाकी चीज़ों में गैसों का दर है, जो गैस एलपीजी जिसको बोलते हैं, एलपीजी का जो रेट है, पेट्रोल का जो रेट है, ये सब चीज़ों में इन्होंने यानी महँगाई बढ़ा के दूसरे साइड से ये इलेक्शन इलेक्शन तक खेलने वाला कार्ड गवर्नमेंट ने खेली। एजुकेशन के जो इश्यूज़ अपन देखते हैं, अभी हम भी वो यूथ के माध्यम से अवेयरनेस लाना चाहते हैं। एजुकेशन के जो इश्यूज़ हैं, यहाँ पे जो अपन जहाँ पे बैठे हैं, ये गोंदिया जिला है। यहाँ से 185 जो स्कूल है, उसको दत्तक योजना में दे दिया गवर्नमेंट ने। यानी एक तरफ से अरे तू हमारे बच्चों के लिए पढ़ाने का जो जुगाड़ है, अच्छी शिक्षा दो ना। सीबीएसई पैटर्न कैसा है, ये एक बच्चा पढ़ रहा है सीबीएसई पैटर्न में, दूसरा बच्चा पढ़ रहा है आश्रम स्कूल में, दोनों का स्तर अलग-अलग रहता है। यानी सीबीएसई पैटर्न में पढ़ने वाला बच्चा टॉप रहता है, वो कलेक्टर बन जाएगा और आश्रम स्कूल में, गाँव के स्कूल में पढ़ने वाला हमारा जो बच्चा है, वो उसको टफ नहीं कर पाता। दोनों को तो एग्ज़ाम एक ही देनी पड़ती है। अब जो बच्चा हमारा गाँव का जिला परिषद में पढ़ रहा है, उसको भी और सीबीएसई में पढ़ने वाले बच्चे को, दोनों को एग्ज़ाम एक ही देनी पड़ती। अब वो भी एग्ज़ाम का चांस नहीं रख दी, इन्होंने तो लैटरल एंट्री ला ली। अच्छे-अच्छे सुपर क्लास 1 की जो पोस्ट है, लैटरल एंट्री से जा रही है। तो ये सभी चीज़ें हमारे लोग अभी जानने लगे। अभी जो मीडिया है, मीडिया के माध्यम से भी से ही मोदी साहब आगे बढ़े और वही मीडिया के माध्यम से मोदी साहब और फडणवीस साहब को पीछे लाने का जो गणित है, वो होने वाला आ गया है। अभी समाज कल्याण के हॉस्टल में डीबीटी नहीं है, आदिवासी के हॉस्टल में ही डीबीटी क्यों? तो इसके पीछे ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो आदिवासियों का जो यूनिटी बनती है, वो यूनिटी को तोड़ने के लिए लाया गया सबसे बड़ा ये फंडा है, एक चीज़। दूसरी चीज़, डीबीटी को नियमित नियमित स्वरूप से गवर्नमेंट दे ही नहीं पा रही। डीबीटी के बहुत सारे ऐसे हफ्ते वो दे ही नहीं पाती, यानी विद्यार्थी को जब ज़रूरत होती, उस पीरियड में उसको जो लागत रहती, वो पैसा उसको मिलता नहीं। बोलने को तो ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। लेकिन वो एक्चुअल ग्राउंड में वो परिस्थिति नहीं है, एक्चुअल उस बच्चे को वो मिलता नहीं और सबसे बड़ा षड्यंत्र ये है कि गेम खेल के आदिवासी की यूनिटी को तोड़ना। वकारी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सीट है, आपने मुझे बताया कि एसटी रिज़र्व सीट है। यस, यहाँ पे जो भी प्रत्याशी होगा, चाहे वो किसी अपक्ष से हो, किसी अधिकृत पार्टी से हो, चाहे हुँ, भाजपा, कांग्रेस हो, वो एसटी का ही होगा। बराबर। जैसे भाजपा से संजय पुराण जी है हाँ, और कांग्रेस की बात करें तो राजकुमार पुराण जी है। जी, राष्ट्रीय गणना पार्टी से आप स्वयं हैं, हाँ जी, विलास भोगारे जी। जी, तो आपने शुरुआत में ये भी कहा कि यहाँ पे केवल 38% जो है वो ट्राइब्स का है। यस, बाकी जो 62% जो वोट आएगा, वो अदर कैटेगरी में जाएगा। यस, तो ट्राइब्स के लिए तो आपके पास में मुद्दे हैं। हाँ। लेकिन अदर जो कैटेगरी के वोट्स हैं, उसे आप किन मुद्दों के आधार पे साध पाएँगे, अपने पक्ष में कर पाएँगे? देखो, जो जल, ज़मीन, जंगल की जो अपन बात करते हैं, अभी हाथी का प्रोजेक्ट यहाँ बनता है, तो हाथी ये नहीं देखेंगे ये आदिवासी का खेत है क्या ओबीसी का खेत है।
हाथी ये नहीं देखेगा ये आदिवासी का आदमी है या ओबीसी का आदमी है। ये बहुत सारे ऐसे इशू है जल जमीन जंगल के। दूसरी बात रिजर्वेशन की जो बात करते हैं अभी ओबीसी के बारे में 2019 से उनको स्कॉलरशिप ही नहीं मिली। जैसा बीजेपी बोलती है कि ओबीसी हमारा बेसिक वोट बैंक है, तो ओबीसी के जो लड़के हैं, ओबीसी के हमारे साथी है, ओबीसी के हमारे जो भाई हैं, उनको 2019 से स्कॉलरशिप ही नहीं मिली है। ओबीसी के जो घरकुल है, घरकुल के लिए उनका बजट ही नहीं आता उनका। ओबीसी के बहुत सारे ऐसे गाँव हैं, जो इंटीरियर एरिया में जो गाँव है, उनको अच्छी सड़क, अच्छी स्वास्थ्य, इसकी जो योजना है, पूरा आदिवासियों के जो फंडिंग है, आदिवासियों का जो स्कीम है, उसके तहत उनको भी थोड़ा कुछ जाता है। लेकिन सेपरेट में समाज कल्याण डिपार्टमेंट के माध्यम से उनकी जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यानी जो सेम इशू आदिवासी के है, सेम इशू ओबीसी के भी है। और शेड्यूल कास्ट का जो आदमी है यहाँ पे, शेड्यूल कास्ट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, बिरसा ब्रिगेड ये सिर्फ आदिवासी का ऑर्गेनाइजेशन है। बिरसा ब्रिगेड में यहाँ का एससी एसटी ओबीसी विजेएनटी माइनॉरिटी सभी लोग बिलोंग करते हैं बिरसा ब्रिगेड के साथ। साथ ही साथ राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी उनका भी एजेंडा जल जमीन जंगल को लेके है। तो इसमें ऐसा डिफरेंसेस नहीं आएगा या ओबीसी ब्लॉक है तो वो हमको मतदान नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात उपवर्गीकरण की जो बात अभी अभी आई थी, जो भारत बंद वाला जो 21 अगस्त वाला जो मोर्चा था, उसको मैं खुद गोंदिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लीड किया था। वो मैं जिस मोर्चे में खड़ा था, वो पूरा मोर्चा मेजॉरिटी में शेड्यूल कास्ट के लोग थे उस मोर्चे में। और साथ ही साथ ओबीसी ओबीसी का बहुत अच्छा तक था, ओबीसी समाज का भी वहाँ था और हमारे आदिवासी भाई भी थे। तो यहाँ ऐसा ये लोग कितना भी फैलाने की कोशिश करें, एससी एसटी ओबीसी बीजेएनटी माइनॉरिटी। अभी आप ओबीसी की बात कर रहे हो, यहाँ तो हमारे आदिवासी में हल्बी और गोंड इसका डिफरेंसेस करने की ये बात करते हैं। इनमें यानी जाति जाति व्यवस्था फैलाने की बात करते हैं। लेकिन बिरसा ब्रिगेड जो यहाँ पे यूनिट चलाती, बिरसा ब्रिगेड यहाँ पे जो कैडर चलाती, बिरसा ब्रिगेड यहाँ पे जो आंदोलन चलाती, सभी यहाँ का एससी एसटी ओबीसी विजेएनटी माइनॉरिटी सभी के हित में जो निर्णय होगा, सभी के हित में जो बात होगी, उसी को लेके हमारा एजेंडा है। तो हमको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा लगता भी नहीं कि ओबीसी भाई हमको वोट नहीं देगा, एससी भाई हमको वोट नहीं देंगे, सभी लोग हमको वोट देंगे और इस आंदोलन में हमको साथ देंगे। और हमारी कोशिश चालू है। हमारे लगभग 1000 लड़के जो है, 1000 लड़के बोलने से बेटर 1000 जो कैडर है, यानी हमारा मानना है एक नेता बनाओगे बिरसा ब्रिगेड का और राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी का एजेंडा है। एक नेता बनाओगे तो तुम 5 साल काम देंगे आपको। लेकिन एक यानी एक लीडर बनाओगे तो 5 साल काम देगा। लेकिन एक कैडर बनाओगे तो जिंदगी भर आपके साथ में रहेगा। तो हम ये 25 साल से जो बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से जो प्रैक्टिस चालू है, तो उसका नतीजा है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमारे 1000 कैडर ये वर्किंग कर रहे हैं। और उनके माध्यम से चाहे वो ओबीसी का गाँव हो, चाहे वो एससी का गाँव हो, चाहे वो एसटी का गाँव हो, वो सभी जगह पे जाके उनको समझा रहे हैं। क्योंकि ये हालत तो 66 विलेज की जो हालत है, साले का सा भी आता है उसमें। और माइनिंग के कुछ इश्यूज है, माइनिंग का यानी सर्वे हो गया है, माइनिंग होना बाकी है। हाथियों का भी क्या बोलते हैं डिक्लेरेशन हो गया। सर्वे नहीं, डिक्लेरेशन भी हो गया। प्रोजेक्ट आना अभी इलेक्शन है तो हाथी को भी समझ में आ गया होगा कि अभी नहीं जाएंगे। यानी वो बोलते हैं ना नेचुरल हाथी आ गए, अभी कैसे हाथी नहीं आए। इलेक्शन के पीरियड में उनको भी समझ में आ गया। तो ये सब चीजें हैं, ये सब जनता तक लोगों तक हम समझाना और हम समझा पाएंगे। हमारा हमको कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास 10 दिन भी मिल गए, 10 दिन भी मिल गए, तो 10 दिन में हम मीटिंगों के माध्यम से हमारे कैडर्स जो चलते हैं, कैडरों के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से ये सब समझा लेंगे। जिस तरीके से बीते समय में मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सी समस्याओं के इतिहास को आपने मेरे सामने उजागर कर दिया जी, और आज 2024 चल रहा है। जी, इसके बावजूद भी आदिवासी अंचल में ये समस्याएँ कम नहीं हुई और इससे पहले भी ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे एमएलएस नहीं रहोगे, एमपी नहीं रहोगे, सब कुछ यहाँ पे रहे हैं। हाँ, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर ले या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर ले, विधायक, सांसद जो बोलते हैं, वे सभी यहाँ पे रहे हैं। जी। तो क्या इनके ऊपर आप निशाना या आरोप साधना चाहेंगे कि इन्हीं की वजह से आज तक ये चीज़ें हो नहीं पाई है, इन्हें ऐसे आवाज़ ही नहीं ऊपर उठाई? मैं तो सबसे पहले ये बोलूंगा कि मैं जो आमदार हुए या जो खासदार हुए उनके ऊपर निशाना की जो बात कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि इनका इस्तेमाल इनके पार्टियों ने किया है। खास तौर पे जो भी आमदार हुए या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खासदार हुए, इनका इस्तेमाल किए उनके पार्टियों ने। क्योंकि आरक्षित सीट है ये। ये आरक्षित सीट है। आरक्षित सीट में डिवाइड एंड रूल वाला जो गणित है, तो ये सभी चीजों में पार्टियों ने कैसा है, हमारा जो आदिवासी समाज है ना, हमारे समाज में जो रिजर्वेशन मिला है, आमदार का रिजर्वेशन हमको जो मिला है, तो ये रिजर्वेशन सीधा सीधा आमदार का रिजर्वेशन करके नहीं, पार्टियों को रिजर्वेशन समाज में मिला, ऐसी हालत है। यानी एक समाज में डिवाइडेशन करो और कांग्रेस को डालो, दूसरे समाज में डिवाइडेशन करो और बीजेपी को डालो, ऐसी परिस्थिति है यहाँ पे। यानी संविधान ने तो हमको रिजर्वेशन दिया,
संविधान ने हमको रिजर्वेशन दिया, लेकिन इन पार्टियों ने हमसे रिजर्वेशन ले लिया। ये समाज यानी मेरे पार्टी का, ये समाज यानी मेरे पार्टी का। लेकिन ये पॉलिसी को तोड़ के बिरसा ब्रिगेड मैदान में खड़ी। लेकिन आप तो राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी से हैं। ये राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी की जो विचारधारा है, वो भी विचारधारा हमारी कौम की विचारधारा है। हम जो गोंडवाना लैंड की जो बात करते हैं, हमारे आइडियोलॉजी में, बिरसा ब्रिगेड की आइडियोलॉजी में मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति की बात, मेजोरिटी में गांव है कि जहां आदिवासी 50% से ज्यादा है। अब कानून वो पेशा एक्ट ये बोलता है कि उनकी स्वायत्त व्यवस्था होना, उनका स्वामित्व अधिकार होना। पेशा कानून तो सीधा सीधा बोलता है कि यहाँ यदि यहाँ पे मेजोरिटी में आदिवासी है तो यहाँ का एम्प्लॉयज से लेके, यहाँ का ग्राम सेवक से लेके, यहाँ के टोटल पोस्ट भरने का अधिकार उनकी ग्राम सभा को है। लेकिन ये पेशा एक्ट देते वक्त ये जो एरिया आता है, यहाँ पे पेशा एक्ट लागू नहीं किया। जो मेरे गांव से उधर 3 किलोमीटर पे पेशा एक्ट चालू है, लेकिन वहां पे भी हाल बेहाल है। पेशा एक्ट की 17 प्रवर्ग की जो भर्ती है, उसको स्पेशली भर्ती नहीं डालते हुए जानबूझ के उसको कोर्ट में याचिका डाल के उसको प्रलंबित कर ली। पहले तो पेशा एक्ट आता है 1996 में, बिल्कुल, आप रिकॉर्ड देखो। बिल्कुल। 1996 में पेशा कानून आया। उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन, अमल बजावनी कब होती? 1906 से लेके 2014 में उसकी अमल बजावनी होती। 2014 में अमल बजावनी हुई, इसका मतलब 18 साल तक, कानून आने के बाद 18 साल तक पेशा कानून को यहाँ लागू ही नहीं किया गया। और जब लागू किया गया तो उसके केसेस कोर्ट में पेंडिंग रखे। अंत में आपसे मेरा एक सवाल जी। रहेगा बस, कि जिस तरीके से चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, पार्टीगत तरीके से भी उनका मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र जारी हुआ है यस। और यहाँ जो लोकल जो खड़े हुए प्रत्याशी उनने भी किए होंगे। तो इनके घोषणा पत्र को आप अपने मुद्दों से कैसे दरकिनार करेंगे? कुछ 5 बातें हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, उनके घोषणा पत्र में जैसा रिजर्वेशन का इशू जब चल रहा है, तो इनके कोई घोषणा पत्र में रिजर्वेशन का इशू नहीं है। दूसरी बात, जो उपवर्गीकरण का जो विषय है, रिजर्वेशन के विषय को मैं जो प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंट सेक्टर को देखता हूँ, तो वो इसमें, इनके इसमें उसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। दूसरा, उपवर्गीकरण का जो इशू है, ये इश्यूज को भी इन लोगों ने उसमें डाले नहीं। तीसरी बात, जो टाइगर कैरिडोर की जो सब्जेक्ट चल रही, वो सब्जेक्ट को भी इन लोगों ने अपने मेमोरेंडम में नहीं लिया। तीसरी बात, चौथी बात, अपन 2023 का जो कानून है, जो कानून बोलता है उसको ब्लैक एक्ट बोलते हैं हम। कि कैसा, यानी कैसा कि वो कानून यदि यहाँ अमल बजावनी होती, इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो जल, जमीन, जंगल जो है, जो जंगल दिख रहे, ये जंगल भी प्राइवेट को चले जाएंगे। फॉरेस्ट गार्ड की भी भर्ती नहीं होंगी जो बची खुची है, तो वो भी भर्ती नहीं होंगी। ऐसी हालत में वो जो इश्यूज है उसको हम देखते हैं। उसके बाद जो बेरोजगारी का इशू है, अब 1500 देखिए, 500 रुपए का स्टैम्प पेपर बनाओगे, 70 रुपए का पेट्रोल अभी तुम 150 रुपए में, 110 रुपए में बेचोगे, ये कौन सी बात होगी? तो ये सभी सब्जेक्ट है। ये लगभग आपके, आपने जो पूछे, तो ये 4-5 मुद्दे ऐसे हैं कि जो जो जिनैन मुद्दे जो हैं। मुख्य रूप से अभी ना और जनता के सामने रखे हैं। सबसे पहला मुद्दा हम जनता के सामने जा रहे हैं, नाली रास्ते ये तो बनते रहेंगे। यदि नाली रास्ते ये बनते रहेंगे, डेवलपमेंट की बात आती, आमदार खासदार भी बनते रहेंगे, लेकिन कब? यहाँ समाज व्यवस्था जिंदा रहेंगी तब। अब लोगों का ही विस्थापन, रिजल्ट है एमपी में 150-150 गांवों का विस्थापन किए, एक साथ 100-100 गांवों का विस्थापन किए। तो यहाँ पे तो 50 गांव, 60 गांव, बहुत बहुत बड़ा क्या सब्जेक्ट है। गवर्नमेंट के दिमाग में, हसदेव में क्या हाल चालू है आप भी जानते हो। सरसकट जिनको जैसा लगता है वो करते। तो ये इश्यूज को समझाते हुए लोगों का भी कल, अभी समझाने के बाद अभी लोगों को भी समझता है क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जी। तो अंत में अपने सिंबल के साथ में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अंत में हम हमारे सिंबल के साथ जनता को, हमारा सिंबल है गन्ना किसान, यानी काश्तकारों की जो तकलीफ है, यहाँ का शोषित पीड़ित मजदूर वर्ग है, उनकी जो तकलीफ है, और मेजोरिटी से 99% लोग जो रूरल में रहते हैं और अर्बन में भी हमारे साथी लोग रहते हैं, उन उन लोग भी खेती किसानी से संबंध रखते हैं। तो सभी को हमारा आने वाले इलेक्शन में हमारा गन्ना किसान ये सिंबल है, यानी उस शेतकरी ये हमारा सिंबल है। और आने वाले 20 तारीख को उस शेतकरी ये सिंबल की चौथे नंबर की बटन दबा के प्रचंड बहुमत से हमें विजयी बनाइए, यही आशीर्वाद मैं जनता के सामने रखता हूँ। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। साथियों, आज आपने देखा कि हमने देवरी आमगाँव विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी से जिन्होंने पर्चा भरा है, श्री विलास भुगारी जी, उनसे बात करी। उन्होंने सामाजिक मुद्दों के साथ में स्थानीय मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। साथ ही साथ हमने इस सभा में उपस्थित ग्रामीणों से बात की, जिसमें महिलाएँ भी थी, बच्चे भी थे, विद्यार्थी भी थे और पुरुष भी थे। कुछ किसान भी थे, जिन्होंने किसानी मुद्दों को लेकर के, जो शिक्षित बच्चे जो पढ़ने जा रहे हैं, उन्होंने अपने आने-जाने में जो समस्या हो रही है, उसको लेकर के, कुछ बच्चों ने यहाँ पे खेल मैदान को लेकर के
या फिर अन्य चीज़ों को लेकर के अपनी बातें रखी है, किसी ने यहाँ पे पुस्तकालय को लेकर के बातें रखी है। तो बहुत से ऐसे स्थानीय मुद्दे और क्षेत्रीय मुद्दे हैं और सामाजिक मुद्दे जो इस क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं और इन सभी बातों को लेकर आज विलास भुगारी जी इस विधानसभा चुनाव के रण में उतरे हैं और अपने चुनाव चिन्ह गन्ना गन्ना उगाता किसान के साथ में पे आप सभी के मध्य जाने वाले हैं क्षेत्र में। तो आने वाले चुनाव में अपना मत आप उन्हें देते हैं कि नहीं देते, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चुन के लाएँ जो आपके समाज की, आपके क्षेत्रीय मुद्दों की और आपके हित की बात करें। तब तक बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल के साथ।